नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण, जिसमें हम देखेंगे जो मुख्य परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र नंबर 3 और उसका भाग 1 अर्थात भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में अब तक 2012 से लेकर 21 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे और उसके बाद इन्हीं प्रश्नों के आधार पर वर्ष 2018, 19, 20 और 21 के प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए उसका अच्छे से अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहले तो हम देखेंगे कि कैसे नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हम चलेंगे टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखेंगे और देखते हुए बढ़ेंगे कि कब कब किस वर्ष से उस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि आगे आने वाले परीक्षाओं में यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो समय है यहाँ पर दुविधा उत्पन्न हो चुकी है कि वैकेंसी कब आएगा, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज प्रारंभ की है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि आप मुख्य परीक्षा को भी अपना लक्ष्य बना के चले। देखिए, वैकेंसी तो आने निश्चित है, वैकेंसी आज नहीं आएगी तो कल ना कल आपको दिखेगा ही वैकेंसी आने वाली है। और हम इस दौर में ना रहे कि हम पहले प्री की तैयारी करें फिर हम मेंस की देंगे। तो एक काम करिएगा, अभी जो समय है उसमें आप क्या करिए, मेंस को भी साथ ही साथ देके चलें। एटलीस्ट इतना तो आप फोकस करके रखिएगा कि मेंस के लिए आपको कौन कौन से सेक्शन में कितना आपको फोकस करना है। जैसे मैं आपके सामने हिस्ट्री लेकर आ रहा हूं, हमारे और भी टीचर हैं जो आपके सामने अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रश्न श्रृंखला लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि इसका सही से सही या उचित से उचित आंसर कैसे लिखा जा सकता है, जिसमें आपको अधिक से अधिक उत्तर मिले, अधिक से अधिक क्या मिले, आपको उसमें नंबर मिले। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से और कितने अंकों का होगा और कितने नंबर उसमें मिल सकते हैं या कितने शब्दों का होता है, ये पूरा हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें तो कुल 17 प्रश्न आपको हल करने होते हैं 18 प्रश्न, लेकिन हल कितने प्रश्न करने होते हैं, 17 प्रश्न हल करने होते हैं। बात करें 8 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के, तो यहां पर आप देखेंगे कितने अंक हो जाएंगे, 16। यहाँ 5 प्रश्न होते हैं 4-4 अंक के, जिसमें आपको 60 शब्दों में उत्तर लिखना होगा, तो यहां पर आप टोटल देखेंगे 20 अंक के हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 प्रश्न रहेंगे और ये 3 प्रश्न जो है 8 अंक के होंगे, 100 शब्दों में इनको लिखना होगा, तो यहां से हो जाएगा आपका ये 24। और फिर 2 प्रश्न होंगे जिसमें से कोई एक ही आपको क्या करना होगा, हल करना होगा, वो भी कितने अंक का होगा, 15 या 15 नंबर का 175 शब्दों में। तो अगर इन सबको आप ऐड करें तो आपका हो जाएगा 75 अंक। तो देखिएगा, पहले अगर मैं बात करूं 2018 से पहले तो सिलेबस कुछ और प्रकार का डिजाइन था, पैटर्न कुछ और होता था, नंबरों को जो श्रृंखला होती थी वो अलग कम या ज्यादा भी हो सकती थी, 20 नंबर और 40 नंबर तक के अधिकतम प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है 15 नंबर तक के निश्चित कर दिए गए, उससे ज्यादा बड़ा प्रश्न या उससे अधिक अंक का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप देखें तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो स्पेसिफिक कर दिया गया कि इतने अंक के प्रश्न ही आने और निश्चित आने हैं। पहले ऐसा होता था कि एक 40 नंबर का आ जाएगा, 20 नंबर का आ जाएगा, फिर उसमें सब क्वेश्चन और आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद से ये पैटर्न जो है बदलाव कर दिया गया है, जिससे हम ये निश्चित तौर पर बोल सकते हैं कि इतना ही प्रश्न आएगा इस सेक्शन से, इतने क्वेश्चन। तो अगर हम देखें, अगर एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री अगर इनको बांट दें तो 2 अंक के जो प्रश्न हैं यहां से 3 आएंगे, जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं 2 अंक के प्रश्न, तो यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 2, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, 8 या 4 अंक के प्रश्नों की बात करूं तो हो सकता है यहां से 2 दे दे, यहां से 1 दे दे, यहां से 2 दे दे। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे 1-2 कम ज्यादा होते रहते हैं। वही 8 अंक की अगर बात करूं, 8 अंक के जो प्रश्न हैं तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, अधिकतम ऐसा देखा गया है 4 बार में जो एग्जाम है उसमें 3 बार में तो यही पैटर्न अपनाया गया है, एक क्वेश्चन यहां से, एक यहां से, एक यहां से। फिर उसके बाद 15 नंबर का एंशंट से हो सकता है या मिडाइवल से हो सकता है या मॉडर्न से हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, आइदर एक बार आपको एंशंट और मिडाइवल पूछेगा, एक बार आपको क्या पूछेगा, मिडाइवल और मॉडर्न, या एक बार पूछेगा आपको क्या, एंशंट से और एक पूछेगा मॉडर्न से। तो ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न श्रृंखला की ओर, टॉपिक वाइज कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आज इस वीडियो में आप केवल यही देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न की आपको तैयारी करनी है, अब फिर उसके बाद देखिएगा कैसे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक 2018, 19 और 20 में। इस वीडियो से आप ये तो समझ पाएंगे कि इतिहास का जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर तैयारी करने जाए मेंस के लिए तो मेंस की तैयारी करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है अगर मेंस की दृष्टि से देखा जाए और सब्जेक्ट जो सिलेक्टेड टॉपिक है उनको आपको पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिएगा, अगर सिलेबस देखें तो
प्रागैतिहासिक काल जो 2018 से पहले शामिल नहीं था, 2018 के बाद इसे शामिल किया गया। अभी तक इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया, तो संभावना बन सकती है, क्योंकि बीते वर्ष जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न नहीं पूछा है, जिसको रिकॉर्ड है 2012 से लेकर 20 तक के हर बार प्रश्न पूछा है इसमें। फिर वैदिक सभ्यता है, बौद्ध जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। मगध साम्राज्य का उदय अभी 8 नंबर का पूछा जा चुका है। मौर्य प्रशासनिक तथा अर्थव्यवस्था उसका। शुंग और सातवाहन ये नया सिलेबस में शामिल किया गया था 2018 से। गुप्त साम्राज्य, गुप्त वकटक काल में कला, स्थापत्य और साहित्य विज्ञान का विकास। फिर दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश और मध्यकालीन, तो ये तो नया है भाई। चोल तो वैसे पूछा जाता था, लेकिन ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, जिसमें आप क्या करोगे 712 से लेकर पूरा का पूरा आप 1200 तक का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पूर्व मध्यकाल में आपका राजपूत आ गया, चोल, पल्लव, चालुक्य, ये सारे के सारे यहीं पर आ जाएंगे। राजपूत शासक भी इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो काफी सारा है। यहाँ से 2 बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, जैसे एक बीते वर्ष पूछा गया कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में बताइए करके, तो ये यहीं का है क्वेश्चन, ठीक, इसी टॉपिक से संबंधित रहेगा। अब बात करें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सल्तनत और मुगल जो पहले नहीं था, 2018 के पहले शामिल नहीं था, लेकिन यही 2 टॉपिक क्या हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है जब इसको आप डिटेल में पढ़ने जाए मेंस के लिए। लेकिन उसमें भी देखिएगा एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे अकबर के 9 रत्न के बारे में क्या है, दीन इलाही क्या है, दीन इलाही सिद्धांत तो वो 2 बार पूछ चुका है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्या क्या मुख्य मुख्य तत्व है, पॉइंट्स हैं, जिनको आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना है, वही बस देखना है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना रहेगा आपको। जब प्रश्न श्रृंखला देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। फिर देखिएगा विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर के बारे में पहले भी प्रश्न पूछा जाता है, आज भी पूछा जा सकता है। भक्ति और सूफी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, ये भी आपको पूछेगा, और ये भक्ति और सूफी के आने के बाद हुआ। मराठों का अभ्युदय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए मराठों के बारे में आपको 2 भाग में पढ़ना पड़ेगा, एक तो आपको शिवाजी का काल पढ़ना पड़ेगा, इनको हम मध्य भारत में ही पढ़ते हैं, और दूसरा आपको पेशवा काल पढ़ना पड़ेगा। तो पेशवा काल तो आधुनिक भारत में जब अंग्रेजों का आगमन होता है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उस समय भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सिलेबस है। बात करें अगर आधुनिक का, तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका सिलेबस जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक है, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या इसमें पॉइंट दिया है। यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश की सर्वोच्चता, तो मतलब इसमें पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, कब कब कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित हुई, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कब फैक्ट्री स्थापित हुई, फ्रांसीसी के पतन के कारण क्या है, तो ये पूरा विस्तार से हम देखने वाले हैं प्रश्न श्रृंखला में। फिर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, युद्ध और कूटनीति, तो युद्ध और कूटनीति में आप देखेंगे कि बंगाल पर कैसे आधिपत्य किया, मैसूर के साथ इन्होंने कैसे व्यवहार किया, मराठों के साथ इन्होंने क्या किया, पानीपत का युद्ध क्या है, उसी दौरान देखेंगे जब पेशवा काल पढ़ रहे होंगे। तो आंग्ल मराठा युद्ध समझेंगे, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 3। फिर उसके बाद देखेंगे इन्होंने सिंध के साथ कैसा व्यवहार किया, सिंध के बाद देखेंगे पंजाब के साथ कैसा व्यवहार किया, तो ये पूरा आ जाएगा युद्ध और कूटनीति में। फिर अर्थव्यवस्था, तो आप भू राजस्व पद्धति पढ़ेंगे पूरा पूरा, ठीक। फिर इसी में देखेंगे कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन के पीछे इनके क्या कारण थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रियासतों के साथ संबंध कैसा रहा। फिर नगरीकरण, रेलवे का विकास, ये सब कैसे हुआ भारत में। फिर संवैधानिक विकास, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, 40 अंक में एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इतने अंक का प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। अगला देखिएगा धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये दिया हुआ है। फिर देखिएगा और भी दिया हुआ है, 1857 की क्रांति, राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सांप्रदायिकता का उदय, विकास, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूलिंग आंदोलन, फिर गांधीवादी जन आंदोलन। तो इसमें तो काफी सारा है, मतलब यहाँ पर ये मान के चलेगा 1920 से लेकर 1942 तक की जो भी प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं उनको इनके अंदर रखा गया है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, मजदूर एवं किसान, आदिवासी आंदोलन, दलित में सुधार आंदोलन, तो ये देखिएगा सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। जितने भी सिलेबस में 2018 के बाद परिवर्तन किए गए हैं वो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके लिखे हुए, ताकि आप उसको क्या कर पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ। तो आइडेंटिफाई करने से ये हो जाएगा कि आप ये देखेंगे लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रति वर्ष, जब से 2018 के बाद सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। फिर मुसलमानों में या मुस्लिमों में सुधार, और जैसे उसमें एक क्या दिया हुआ है, अलीगढ़ आंदोलन, आजाद हिंद फौज, स्वतंत्रता और भारत का विभाजन और रियासतों का विलीनीकरण। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न अब तक पूछे गए, और आपको पूरे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, एनालिसिस करना है कि कैसे प्रश्न आए हैं और पूछे जाने की अब संभावना है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। है हमारा पहला टॉपिक क्या, प्रागैतिहासिक काल।
देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो अभी तक तो यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको क्या करना है, रेडी करना है। पुरापाषाण काल की विशेषता, पुरापाषाण काल में जो क्षेत्र है भीमबेटका उसका वर्णन करना है। फिर मध्य पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में बताना है। नवपाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख करें। बुरजोम क्यों प्रसिद्ध है। फिर मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र मेहरगढ़ का वर्णन कीजिए और स्थल विशेष जो प्रश्न है। तो मेहरगढ़ जो है ये पूछा जा सकता है, बुरजोम ये पूछा जा सकता है, फिर भीमबेटका ये पूछा जा सकता है। तो ये वो प्रश्न है जिसको आपको ज्यादा से ज्यादा संभावना है पूछे जाने की। तो यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए ही लाए गए हैं। तो अगर ये टॉपिक आप प्रिपेयर करें तो ये प्रश्नों को आप जरूर शामिल करें अभ्यास में, लेखन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता, अब देखिएगा अगर आप ध्यान दें 2012, 13, 14, 15, यहाँ पर देखेंगे 16, 16 के बाद 17, 18, प्रति वर्ष यहाँ से लगभग क्या है प्रश्न पूछे गए। अब देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। पतन के कारण, तो ये मॉडल जब चेंज हुआ था ना, जब पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था 2012 से पहले, तो जब डिस्क्रिप्टिव पेपर आने लगा, ठीक है, तो वहां पर मॉडल प्रश्न पूछा गया कि हम कैसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो मॉडल प्रश्न पत्र में क्या था कि पतन के कारण लिखे, फिर भौगोलिक विस्तार बताइए, फिर 2 बंदरगाहों का उल्लेख करें, फिर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल जहां कृषि के साक्ष्य मिले, केवल नाम लिखना था, केवल नाम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उत्तर भाग में स्थित किसी एक क्षेत्र का क्या करना है, वर्णन करना है। फिर सिंधु सभ्यता के पतन के 4 संभावित कारण। तो देखिएगा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक, समझ में आ रहा है। फिर धातु मूर्तियों का वर्णन करें, जैसे इसमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिलती है उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। साथ ही तांबे के बहुत सारे खिलौने मिले। फिर एक क्वेश्चन है क्या, सिंधु सभ्यता के 4 स्थलों, सिंधु सभ्यता के स्थल लोथल का क्या करें, महत्व बताएं। ये भी 2018 में पूछा गया है। और बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख करें। फिर इसके अलावा क्या है, सिंधु सभ्यता की कक्षा का प्रतिनिधि करते वाली कुछ कलात्मक, कक्षा नहीं होगा ये होगा आपका कला, कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ कलात्मक विषय वस्तुओं के बारे में बताना है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, आप स्नानागार को बता सकते हैं, फिर मतलब नगर नियोजन को बता सकते हैं, मूर्ति कला को बता सकते हैं, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था को बता सकते हैं, मुद्रा जो मुहर का जो निर्माण है वो पूरा का पूरा आप यहाँ पर डील कर सकते थे। अब देखिएगा प्रश्न जो है अब तक जो पूछे गए हैं वो क्या था, 2 अंक तक था, लेकिन 2020 में यहाँ पर 4 अंक के भी प्रश्न पूछे गए। मतलब इसका जो वेटेज है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन 2021 में यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछे गए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक में देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। अब पूछे जा सकते हैं, जैसे देखिएगा क्या क्या प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हो सकते हैं। जैसे स्थल विशेष प्रश्न, जैसे मैं बोल रहा था धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहुदड़ो या चंदहुदड़ो भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। चाहुदड़ो तो नहीं पूछा गया है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद देखो नामों का उल्लेख करें, काल निर्धारण करें, फिर नगरों का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषता बताएं, नगर नियोजन प्रणाली, मूर्ति कला। देखो ये जो प्रश्न मैंने पूछा था ना, मतलब एक और सीरीज हमने चलाई थी 2020 के आसपास, तो उसमें मैंने ये प्रश्न शामिल किया था और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। फिर प्रशासन का उल्लेख करें। फिर सिंधु सभ्यता से वर्तमान समय की तुलना को समीक्षा करें, या सिंधु सभ्यता की वर्तमान समय को क्या देन है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा इसको अभी यहाँ पर डील नहीं करूंगा, जब हम क्लास में रहेंगे तब डील करेंगे। और दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि ये पूरे टॉपिक आप रेडी करके रखिएगा कौन कौन से हैं। फिर हम क्या करेंगे 18, 19, 20 और 21 में जो पेपर आए हुए हैं, ठीक है, 2018, 2020, 19, 20, 21 में, ठीक, तो उसको आप रेडी करके देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, एक बार उतना आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रेडी कर लें। उससे बाहर आपको रेडी नहीं करना होगा, उसके बाहर आपको इतिहास को तो तैयार नहीं करना होगा। देखिएगा अगला जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक देवताओं के सामान्य लक्षण क्या ये बताना है। तो आप पढ़े होंगे 3 प्रकार की श्रेणियां थी, उनकी शक्तियों के आधार पर उनको 3 क्रम में विभाजित किया गया था। सबसे ऊपर जो थे वो अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, फिर धरती के देवता, फिर उसमें किन क्या क्या उनके गुण थे वो बताने थे। फिर उसके बाद देखिएगा वैदिक कालीन साहित्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो वैदिक काल में श्रुति, स्मृति, ऐसे प्रकार के साहित्य आप पढ़ेंगे। फिर वरुण देव का महत्व बताइए। ऋग्वैदिक कालीन प्रतिनिधि संस्थाएं, सभा और समिति का वर्णन करें, ये 4 अंक में पूछा गया है। फिर उसी के जस्ट बाद क्या देखो,
वैदिक संस्था विदत का महत्व बताइए, 2021 में पूछा गया है। मतलब लगातार ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन 2019 के बाद 21 में पूछा गया। तो ये तो समझिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो यहाँ पर जो अंक है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, कभी 8, कभी 4, फिर 4। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखना यहाँ से भी प्रश्न। अगर बात करें अभ्यास के लिए, तो आर्यों के आगमन पर प्रकाश डालिए, प्रमुख देवताओं के बारे में बताइए, ऋग वैदिक राजव्यवस्था को समझाइए। फिर उसके बाद देखना है क्या, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में प्रमुख व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है। अब वैदिक काल में मतलब क्या, ऋग वैदिक काल का भी बताना है, उत्तर वैदिक काल का भी बताना है। अगर ऋग वैदिक आए तब आपको ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ क्या थे, तो अब यज्ञों के बारे में अगर जानेंगे तो यज्ञ देखते हैं क्या, राष्ट्र यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ, ऐसे ऐसे यज्ञ है। ठीक है, अग्निष्टोम यज्ञ। दशराग युद्ध का वर्णन, भाई भारतीय इतिहास में हुआ पहला युद्ध है जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करें, तो ऋग्वेद बोला है मतलब क्या है, आपको उत्तर वैदिक और ऋग्वेदिक दोनों काल का बताना है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, बौद्ध और जैन। देखिए यहां से भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, 12 में ही 2 प्रश्न पूछ दिए गए, फिर 14 में पूछा गया, फिर 15 में, आगे भी देखते हैं तो 2016 में, फिर 17 में, फिर 18 में। इसके बाद भी अगर बात करें तो 19, 20 और 21। मतलब ये ऐसा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रश्न बहुत सिंपल है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा में आपको देखिएगा दर्शन शास्त्र भी पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, पहले नंबर को अगर छोड़ दिया जाए तो। ये दर्शन का पार्ट था, ठीक है, पंचस्कंद, उसका आप दर्शन वाले सेक्शन में पढ़ेगा, लेकिन बाकी पूरा जो है ऐतिहासिक दृष्टि से ही यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि पेपर ही इतिहास का है। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर स्पष्ट कीजिए, देखिए 8 अंक में पूछा गया है। फिर बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, मतलब आपको बौद्ध धर्म के अंदर आप पढ़ते हैं ना, हीनयान और महायान, उनके बारे में बताना है। हालांकि और भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से तो 2 ही आपको याद रखना है। 4 संगीतियां किन किन स्थानों पर हुई है, ये पूछा गया है 2 नंबर में। केवल स्थानों का नाम लिखना है कालक्रम के अनुसार, और कुछ डिटेल नहीं लिखना है। फिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के 4 प्रमुख कारण, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भी समानता और भिन्नता है। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है क्या, बौद्ध धर्म में फिर से वही क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में 2 समानता और 2 अंतर लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत विभिन्न बौद्ध संगीति या समितियों के विषयक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो वही क्वेश्चन है, वापस से संगीतियों के बारे में बताना है। तो ये समिति नहीं है, ये संगीति है, याद रखना, संगीति है। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को किस सीमा तक प्रभावित किया है, तो ये थोड़ा क्या हो गया, एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया। जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा कि इन्होंने समानता पर बल दिया था, और जन सामान्य की भाषा प्रणाली को अपनाई थी, ऊंच नीच को त्यागा था, वेदों को, मतलब नास्तिक थे, अनिश्वरवादी थे, जो काफी सारे थे। तो ये तर्कवादी सिद्धांत पर कार्य करते थे, ठीक है, आत्मा को नहीं मानते थे, क्या चीज था मूल तत्व, तो ये पूरा चीज यहाँ पर आपको समझ में आएगा। कार्य कारण सिद्धांत क्या था, जो ठीक है, जिसके अंतर्गत आप प्रतीक समुत्पाद पढ़ते हो, तो ये पूरा चीज आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर महावीर स्वामी के जीवन में जुड़े हुए स्थानों का क्या करें, उल्लेख करें। तो भाई महावीर से संबंधित जितने भी स्थल थे उनका उल्लेख करना है आपको। सुत्त पिटक के कितने भाग हैं, ठीक है, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, केवल उसके क्या करना है, नाम लिखना है। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप बात करें कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो संभावना की ओर बढ़े तो भाई धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण क्या थे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की विशेषता, बौद्ध दर्शन में प्रतीक समुत्पाद क्या है। देखिए ये मुख्य रूप से दर्शन का पार्ट है, ठीक है, फिलोसफी का पार्ट है, लेकिन आपको इतिहास से संबंधित भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इतिहास के पेपर में भी। बौद्ध धर्म में हुए विभाजन का कारणों का उल्लेख करें। अब विभाजन क्यों, क्योंकि एक था परिवर्तन विरोधी और एक क्या चाहते थे, समय के साथ परिवर्तन चाहते थे, जो महायान कहलाएंगे। तो वो चीज यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। हीनयान और महायान में अंतर लिखे। फिर दर्शनशील सिद्धांत का उल्लेख करें, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत का उल्लेख करें, प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से या मान्यताएं कौन सी है। फिर देखेंगे बौद्ध धर्म के उत्थान में सम्राट अशोक के प्रयासों का उल्लेख करें। अब ये देखिए बौद्ध धर्म में ये क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर ये दोनों टॉपिक में पूछा जा सकता है। कैसे, जैसे यह बौद्ध और जैन में ही पूछा जा सकता है, साथ में अशोक के काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ था, ये उस हिसाब से भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं तो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अनेकांतवाद या सद्वाद क्या है। फिर जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, जैन धर्म की प्रचलित संलेखना प्रथा से आप क्या समझते हो, जैन धर्म के ग्रंथों का उल्लेख करें। बौद्ध और जैन धर्म में तुलनात्मक समीक्षा कीजिए, मतलब आपको अंतर भी बताना है और समानता भी बतानी। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे, आपको ऐसे प्रश्न यहाँ पर क्या करने, प्रिपेयर करने हैं।
अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मगध साम्राज्य का उदय। तो देखिएगा यहाँ पर मॉडल प्रश्न एक बार पूछा गया है, ठीक है, क्या 2012 में, कि मगध के उत्कर्ष का कारण लिखे, मगध के उदय का कारण लिखे। फिर उसके बाद बोला है कि मगध के साथ, मगध जो है वो एक महाजनपद था, तो महाजनपद काल को क्या बोला जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण। और द्वितीय नगरीकरण में लोहे की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2 पॉइंट मैं बताता हूं, उसको आप लिख सकते हैं कि लोहे की जब खोज हुई उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो जाती तो उससे 2 प्रकार के हथियार और औजार बनेंगे। तो कृषि आधारित औजार बने जिससे कृषि में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, और दूसरा जब सैन्यगत हथियार बने तो उससे क्या कर रहे थे, राजा विस्तार कर रहे थे। तो ये दोनों के कारण ही बड़े और संपन्न नगरों का विकास हुआ था। और इस दौरान जो है महाजनपद, मतलब बड़े बड़े नगर जो बने थे वो किस काल में बने थे, महाजनपद काल में। इसी कारण महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो उसमें लोहे की भूमिका का वर्णन करना है। फिर देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, मगध साम्राज्य के उदय के भौतिक कारकों को लिखिए। भौतिक कारक जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे शक्तिशाली शासक थे, लोहे की प्रचुर मात्रा थी, मगध का भौगोलिक स्थिति थी, फिर इस समय आहत मुद्राओं का प्रयोग हो रहा था। तो ये सारे के सारे भौतिक कारण हैं जिसके कारण मगध साम्राज्य का क्या हो पाया, उदय हो पाया। फिर आगे अगर बात करें कि इससे कैसे प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, तो उदय के कारण क्या थे, पतन के कारण क्या थे, महाजनपद काल में पितृहंता वंश किसको बोला गया है, ठीक है, या मगध में पितृहंता वंश किसको बोला गया है, नंद वंश के शासक महापद्मनंद का उल्लेख करें। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अजातशत्रु के बारे में पूछ सकता है, बिंबिसार के बारे में पूछ सकता है। तो ये प्रश्न आपको क्या करना है, रेडी करके रखना है। बात करें अगर अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है आपका प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपका मौर्य साम्राज्य। तो अगर बात करें मौर्य साम्राज्य से कब कब कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखिए 2012, 13, फिर 15, 15 के बाद 2 बार 15 से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद देखिए 17, फिर 20, 20 के बाद भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एक बार सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व लिखिए, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 20 में प्रश्न पूछा गया है। मतलब 17 नंबर के अंक यहाँ से पूछे जा चुके हैं। फिर उसके बाद यह है 2021 में फिर से 15 नंबर का प्रश्न पूछा है। तो सोचिएगा ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप मेंस की तैयारी करें तो कुछ एक जो टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं तो कहता हूं जितने प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं ना, उतना एक बार रेडी कर लें, उसके बाहर नहीं पढ़ना है। 17 में से 14 क्वेश्चन तक तो आप इजिली बना लेंगे। 15 क्वेश्चन इस दौरान, जो 3 क्वेश्चन जो आपके छूट रहे हैं वो इस दौरान आपके तैयार हो जाएंगे जब एक बार रीड करोगे इन सबको। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अभिलेखों में वर्णित महामात्रों के नाम लिखिए, आर्थिक नियंत्रण के तत्व बताइए, कर व्यवस्था था, बहुत सारे कर थे, ये पहला समय था जब विस्तृत करों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ये भी याद रखेगा, इस काल में जो टैक्स की चोरी करता था, कर नहीं पटाता, उसको मृत्युदंड का प्रावधान था। फिर देखिएगा बाह्य साक्ष्यों के आधार पर मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करें। तो बाह्य साक्ष्य मतलब क्या, मेगास्थनीज की इंडिका के आधार पर आपको पाटलिपुत्र के बारे में बताना है। तो पाटलिपुत्र को उन्होंने पोलीब्रोथा कहा है, क्या बोला है, पोलीब्रोथा कहा। और पोलीब्रोथा का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो एस्ट्रोनोम ही होता था, ऐसा आप पढ़ेंगे यहाँ पर। हालांकि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बताने वाला, केवल क्वेश्चन डील करना है हमें। फिर उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए, आधुनिक भारतीय राजनीति में इसके किन अंगों का अनुकरण किया जाता है। देखिए सभी के सभी अंगों का अनुकरण किया जाता है। भारतीय इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति थे चाणक्य जिन्होंने साम्राज्य या राज्य के लिए 7 अंग या 7 तत्वों का उल्लेख किया है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज भी हम इन्हीं सप्तांग सिद्धांत को लेकर चलते हैं। फिर देखिएगा अशोक के परवर्ती किन्हीं 4 शासकों का नाम लिखिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्या, सारनाथ के ऐतिहासिक महत्व। तो सारनाथ आपको पता है, ऐतिहासिक महत्व आपको बताना होगा तो यहाँ पर लॉयन कैपिटल रखा है, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, अशोक द्वारा। बोलते हैं ना उसे सिंह स्तंभ, ठीक है, 4 शेर हैं। आज इसे ही कहाँ पर स्थापित किया गया है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके तहत नया जो संसद भवन है वहां पर स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो क्या लिखा हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहां तक उत्तरदायी थे, विवेचना कीजिए। बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको अगर डिटेल में पढ़ेंगे। अशोक के धर्म से क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो ये भी जो है 15 नंबर में प्रश्न पूछे गए। अब देखिएगा 20 में भी 15 नंबर का, 21 में भी 15 नंबर का। तो सोच सकते हैं ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन 22 में संभावना कम हो जाएगी, 22 में संभावना कम हो जाएगी कि इसी टॉपिक से वापस क्या हो, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे कैसे प्रश्न प्रिपेयर करने हैं वो देखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका में कुछ अंतर है, उनका वर्णन करें। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यकालीन राज्यव्यवस्था की किन किन बातों को उल्लेख किया गया है वो आपको बताना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त वर्णन करें। अशोक के कलिंग अभियान या कलिंग विजय से उसके शासन व्यवस्था में किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हुआ वो समझाना है। अशोक का धर्म क्या है,
देखिए जब मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था तो ये क्वेश्चन मैंने शामिल किया था और ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया है। फिर अशोक के किन किन अभिलेखों में उनके विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ना जितने प्रश्न आपको एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहे हैं ना, तैयार करना है, वहीं से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जो प्रश्न आ गया है उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं और जो प्रश्न यहाँ पर अभ्यास के लिए लिखे गए हैं ना, उनका आप अच्छे से लिख लें। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं इस टॉपिक से, समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक हमारा जो है शुंग, सातवाहन और विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण जो है हमको डायरेक्टली तो पूछा नहीं गया, लेकिन वहां से क्वेश्चन जरूर पूछ दिया है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में लिखिए करके। अब कनिष्क के साम्राज्य विस्तार को आप कैसे बताएंगे जब तक आप विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ते ना ईरानी यूनानी यवन, पढ़ते हैं ना हम ईरानी यूनानी यवन शक पहला और कुषाण, सबसे लास्ट में तो कुषाण आते हैं। अब कुषाण लेकर आते हैं क्या, सामंतवादी प्रथा भी लेके आते हैं, ठीक, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो कनिष्क के बारे में पूछा गया और इस टॉपिक से आप कौन कौन से प्रश्न प्रिपेयर कर सकते हो, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, सातकर्णी प्रथम के बारे में, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में और सातवाहन कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में। तो इतना क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इस टॉपिक से। हालांकि ये यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं ज्यादा, लेकिन एक प्रश्न तो पूछा गया है। तो यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ दिया है। तो जब आप प्री वाले क्लास में रहें, प्री की जब तैयारी कर रहे हो, तो छोटे छोटे जब प्रश्न रहेंगे वही आपको मेंस में दिखाई देंगे, एक दो, उससे ज्यादा नहीं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य। उससे देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया अब तक। तो देखिए कब कब वर्ष में पूछा गया, 14, 17, 18, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 में 2 प्रश्न पूछे गए। तो सोचिएगा कैसे आप इस टॉपिक को डील करेंगे, क्योंकि हर बार यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिएगा स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए, गुप्त समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का वर्णन करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ 15 नंबर में पूछा गया 2018 में। क्या अजंता की 17वीं गुफाओं का एक शाला चित्र है, वर्णन करें, चित्रशाला है ये, वर्णन करें, 8 नंबर में पूछा गया है। फिर उसके बाद देखिए गुप्तकालीन भारत में विज्ञान और तकनीकी के विकास को रेखांकित कीजिए, 8 नंबर में पूछा गया है। फिर आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र में योगदानों को चिन्हित कीजिए, कब पूछा गया है, 2021 में। और इसी समय पूछा गया देवदासी प्रथा पर प्रकाश डालिए। तो देवदासी प्रथा जो है प्राचीन भारत में प्रारंभ हो चुका था, तो इसको यहाँ पर मेंशन करने का मेरा इरादा ये है कि भाई इस काल में ही, जैसे इस समय से पहले कुषाणों के द्वारा मूर्तिकला प्रारंभ की जा चुकी थी, मूर्तिकला का प्रभाव जो है इस समय भी था, अन्य स्थानों पर भी क्या था, मूर्तिकला का विकास हुआ, ठीक। और इस दौरान ही मंदिरों का निर्माण हुआ और मंदिरों में सेविका के रूप में महिलाओं को रखा जाने लगा, स्त्रियों को रखा जाने लगा, और वही क्या बनी, देवदासी। तो मैंने इसी काल में रख दिया है ताकि जब आप मंदिरों के बारे में पढ़ें तो यहीं पर जो कुप्रथा प्रारंभ हुई थी, देवदासी प्रथा, इसके बारे में आप यहीं पर जान लें, ठीक है। बात करें अगर यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो शासक विशेष देखिएगा, अगर अभी तक आप ध्यान दें तो शासक विशेष प्राचीन भारत में अब तक प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन क्या पता आने वाले वर्षों में क्या परिवर्तन हो, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पर शासक विशेष प्रश्न यहाँ पर आपके सामने रखा हूं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये 3 ऐसे हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए मेंस के लिए। बात करें गुप्त राजवंशों की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करें कि कहाँ कहाँ इनकी जानकारी मिलती है, मतलब आपको पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य आपको बताने पड़ेंगे। गुप्त शासकों की जाति के संदर्भ में किस प्रकार के मतभेद है, जैसे कुछ इतिहासकार है ना, इनको ब्राह्मण मानते हैं, कई बोलते हैं ये तो क्षत्रिय हैं, जैसे उर्मिला थापर इनको वैश्य मानते हैं, केपी जायसवाल इनको जाट मानते हैं। तो ये इस प्रकार के जो मतभेद है इनके बारे में बताना था। गुप्तकालीन विदेशी यात्रियों का संक्षिप्त, तो भैया एक ही आप याद रखिएगा अच्छे से, वो है फाहियान। तो फाहियान का यात्रा वृत्तांत भी आपको पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न का उल्लेख और उनकी विशेषता लिखिए, ठीक। फिर विशेषता मतलब समझिएगा कि वो किस नाम क्या था और वो किस कार्य से संबंधित थे। फिर उसके बाद देखिएगा गुप्त काल में साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में विकास पर प्रकाश डालिए। फिर आगे लिखा हुआ है गुप्तकालीन सामाजिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं का उल्लेख करें। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको तैयार करने हैं। देखिए जो आ चुका है वो तो है ही, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, शॉर्ट नोट्स। और जो आपको मैंने संभावित प्रश्न की सूची दी हुई है, इस पर आपको क्या करना है, एक अच्छा आंसर आपको लिखकर रेडी रख लेना है। फिर बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, दक्षिण भारतीय इतिहास। इसमें हम देखेंगे चोल। तो चोल की प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करें करके लिखा हुआ है, तो एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगर बात करें संभावित प्रश्नों की, तो संभावित प्रश्न आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो संगम काल के प्रमुख साहित्य एवं उनके साहित्यकार का नाम लिखना है, किन किन स्थानों पर धार्मिक सम्मेलन हुए हैं,
ठीक है। तो संगम काल में 3 सम्मेलन हुए थे, मदुरै में हुआ, कपाटपुरम में, फिर से मदुरै में हुआ। पांड्य शासकों ने इनका संरक्षण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करें। चोल ग्राम व्यवस्था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आपको हो सकता है प्रश्न पूछा जाए आगे। ठीक, राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम का संक्षिप्त वर्णन करें। तो राजेंद्र प्रथम बस लिखा है, मैंने राजराज प्रथम भी बोला है, तो राजराज प्रथम भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है, जिन्होंने जल सेना रखनी प्रारंभ की थी, स्थानीय प्रशासन की शुरुआत कराई थी। फिर उसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने चोल झील का निर्माण कराया था बंगाल की खाड़ी में, दूर दूर तक इन्होंने राज्य का विस्तार किया था। तो ये सब कहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, राजेंद्र प्रथम के बारे में। अब अगर देखें कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तो इससे संबंधित अगर देखें तो राजपूत काल से संबंधित प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न है, वो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, जैसे आप पढ़े होंगे राजपूत काल, तो राजपूत काल के दौरान आप पढ़ेंगे क्या, चंदेल राजवंश में एक राजा आएंगे विद्याधर, तो उनका काल जब आप पढ़ेंगे तो उस दौरान आप पढ़ते हैं क्या, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खजुराहो में। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, जब आप विस्तार से पूरे इतिहास को पढ़ेंगे तो अब आपको दिखाई देंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी में ऐसे छोटे प्रश्न अगर आप नहीं भी तैयार करेंगे, ठीक है, तो भी चल सकता है। लेकिन आप अगर आपके पास लंबा समय रहेगा तो बिल्कुल आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी देखते चले। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं लिखना है, कहां पर है, किस शासक ने बनाया है और किस देवता को समर्पित है, आप बस ये ध्यान देना, ठीक, इतने में आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। वैसे बात करें कि अब संभावित प्रश्न आपको क्या तैयार करना है, तो हर्षवर्धन और उनके समकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना, राजपूतकालीन वंश और उनके प्रमुख शासक, जैसे अब मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, उनके समय जो साहित्य लिखे गए हैं वो पढ़िएगा, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए कौन से सिद्धांत दिए गए हैं वो आप पढ़िए। तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर क्या करने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे। तो यहाँ पर खत्म होता है क्या, हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। अब बात करेंगे मध्य भारत के इतिहास से कैसे कैसे आपको प्रश्नों को डील करना है। देखिए, मध्य भारत अगर इतिहास की हम बात करें तो उसमें मुगल और दिल्ली सल्तनत जो है वो 2018 के बाद शामिल हुए हैं। और फिर देखते हैं विजयनगर, भक्ति सूफी, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास और फिर मराठाओं का अभ्युदय। तो ये जो टॉपिक है आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल, यहाँ सब एकदम बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछे गए। जैसे दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो क्या क्या लिखा है, देखिएगा, तुर्कान चहलगानी का संक्षिप्त वर्णन करें। तो तुर्कान चहलगानी जिसे चालीसा भी कहा जाता है, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी और बलबन ने इसको समाप्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की असफलता का कारण बताइए। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था का वर्णन करें। तो ये जो प्रश्न है 8 नंबर में, बाकी अभी तक जो भी पूछा गया है 2 नंबर में पूछा गया था। अब अगर बात करें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको प्रैक्टिस के लिए देखिएगा कौन कौन से प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर शासक विशेष प्रश्न, जैसे गुलाम वंश में ऐबक है, इल्तुतमिश है, रज़िया सुल्तान है, बलबन है, तो ये 4 शासक, ठीक है। खिलजी वंश में केवल अलाउद्दीन खिलजी, जैसे बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके द्वारा नए कर लगाए गए थे, ठीक है, इनके द्वारा दक्षिण अभियान किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से तो प्रश्न पूछा ही गया है। फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा कौन कौन से भवन का निर्माण कराया गया, कौन कौन से विभाग स्थापित थे, ठीक है, इनके सुधार कार्य क्या हुए, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है। सैयद वंश के समय ज्यादा कुछ नहीं, तैमूर के आक्रमण का प्रभाव आपको बताना है, तो ये प्रश्न बन सकता है भाई, ठीक है। लोधी वंश में सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक, इब्राहिम लोधी के समय तो हालांकि क्या होता है, पानीपत का युद्ध भी होता है पहला। इसके अलावा शासनकाल, प्रथा, अभियान, निर्माण कार्य, साहित्यकार, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे एक आध दो प्रश्न अगर आप देखें तो है, एकता प्रणाली क्या होता है, रज़िया सुल्तान की असफलता का कारण क्या है, बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या है, अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन का बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा असफल क्यों रही, ये आपको बताना। तो ये तो पूछा जा चुका है आपको, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभागों का नाम लिखकर उनका वर्णन करें। फिर उसके बाद क्या है, सिकंदर लोदी द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। तो सिकंदर लोदी के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था भाई, तो ये एक लेखक भी थे, गुलरुखिक नाम से कविताएं लिखते थे। भूमि मापन के लिए इन्होंने एक नया पद्धति भी लागू किया था, नया पैमाना। साथ ही साथ ये कट्टर सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे, इस ताजिया और मुहर्रम जैसे प्रथाओं पर इन्होंने रोक लगा दी थी। तो काफी सारे इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। फिर बात करें आगे और क्या प्रश्न है, तो भाई प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य व्यवस्था पर वर्णन करना। तो सैन्य व्यवस्था यहाँ पर पूछा जा सकता है क्योंकि मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित है, तो ये प्रश्न आपको प्रिपेयर करना हो सकता है। फिर स्थापत्य कला की विशेषता भाई, तो भारत में जो इंडो इस्लामिक कल्चर है
ठीक है, स्थापत्य है, वो लाने का श्रेय जो है वो दिल्ली सल्तनत के शासकों को ही जाता है। तो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको प्रिपेयर करने हो सकते हैं। अब बात करें मुगल काल में, तो मुगल काल में देखिएगा कैसे प्रश्न अब तक पूछे गए। तो देखिए 18, 19, 20, फिर उसके बाद देखते हैं 21। तो हर बार यहाँ से जैसे ही सिलेबस परिवर्तन हुआ तो हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो दीन इलाही धर्म के 4 प्रमुख सिद्धांत, ठीक, उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन देखो, दीन इलाही धर्म क्या था या दीन इलाही क्या था, स्पष्ट कीजिए 4 नंबर में, पहले 2 नंबर है फिर 4 नंबर में। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न या दरबारियों के बारे में बताइए। तो देखिए ये अकबर के काल से ही संबंधित है। फिर शेरशाह सूरी के भू-राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डाले, एक बार 8 नंबर में पूछा है, ठीक है। अब फिर क्या लिखा है, भू राजस्व व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत क्या थे, वर्णन करें, 2 नंबर में। सेम क्वेश्चन को 8 नंबर में पूछा है लगभग, और दूसरे ही क्वेश्चन में उसी टॉपिक को शेरशाह सूरी से संबंधित 2 नंबर में पूछा, 8 नंबर और 2 नंबर में, ठीक है। तो आपको ऐसे क्या करना है, पूछा गया है, वेरिएशन है न अंकों का, टॉपिक सेम है लेकिन अंकों का वेरिएशन देखिएगा, एक बार 8 में एक बार 2 में। फिर संभावित प्रश्न की अगर बात करें तो शासक विशेष में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अभियान, धार्मिक व्यवस्था, राजपूत नीति, महत्वपूर्ण जो है इनके द्वारा विद्रोह जो हुए थे वो। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, इस युद्ध में बाबर की सफलता के क्या कारण थे, खानवा के युद्ध क्या कब हुआ, कहाँ हुआ, फिर हुमायूं एक असफल शासक था, वर्णन करें। अकबर की धार्मिक नीति एवं राजपूत नीति पर प्रकाश डालिए। पानीपत का दूसरे युद्ध किनके मध्य हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा था, दीन इलाही धर्म क्या था, नवरत्न के नाम लिखे, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, परीक्षण करें। फिर हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसके तत्कालिक कारण क्या था, ये सब पूछा जाएगा। और अगर देखें तो जुंटा गुट क्या था, जहांगीर की न्याय व्यवस्था क्या थी, ठीक है, इन्होंने किया था ना, न्याय की जंजीर की स्थापना की थी, पूरे मुगल काल में सबसे न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं। फिर जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल था, वर्णन करें। जहांगीर की धार्मिक नीति कैसी थी, शाहजहां का धार्मिक नीति कैसा था, सामूगढ़ की विजय ने औरंगजेब को मुगल बादशाह बनाया, कथन की विवेचना कीजिए। तो भैया ये वो था ना कि एक जो थे दारा शिकोह वो हार जाते हैं और ये मुराद बख्श की हत्या कर देते, तो कोई भाई इनको अब सामना करने के लिए बचा ही नहीं इनका। तो हुआ क्या, अप्रत्यक्ष रूप से क्या बन गया, शासक। और इस दौरान इन्होंने क्या किया था, पहला राज्याभिषेक भी किया था, अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि भी इन्होंने ली थी, ठीक। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। औरंगजेब की धार्मिक नीति, अगर देखा जाए सबसे कट्टर जो शासक थे मुगल में वो कौन थे, आपके औरंगजेब ही थे। फिर उसके बाद देखिए मुगल कालीन प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य व्यवस्था का वर्णन करें। तो यहाँ पर मनसबदार व्यवस्था का आप क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। फिर देखिएगा मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषता, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था लगभग यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। फिर बात करें अगले टॉपिक की, तो वह है विजयनगर। और विजयनगर जो टॉपिक है वो तो 2012 से ही शामिल है। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, राजवंश के नाम लिखिए 13 में। फिर 14 में क्या पूछा गया, सांस्कृतिक उपलब्धियां। 15 में क्या पूछा गया, 2 मंदिरों के नाम। फिर विदेशी यात्रियों के नाम 4, ठीक है, 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखना है केवल आने वाले। फिर नारियों की स्थिति, यह 18 में पूछा गया है, 17, 18। फिर उसके बाद देखिएगा 19 में भी प्रश्न पूछा गया है, पतन के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न तो पूछे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें अभ्यास के लिए कैसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं, तो तुलु वंश के प्रमुख शासक कृष्णदेव राय का आपको क्या करना है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें, उनका परिचय देते हुए। अष्ट दिग्गज, तो इनके दरबार में 8 प्रमुख विद्वान थे तेलुगु साहित्य के, जिनको के समूह को ही क्या बोला जाता है, अष्ट दिग्गज। तो उनका नाम और उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। तालीकोटा युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। फिर उसके बाद कला एवं संस्कृति के बारे में आपको बताना है, किसका, विजयनगर काल में। फिर प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य व्यवस्था के बारे में बताना। तो ये तो वही क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने सब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक अच्छे से बना लीजिएगा, एक फॉर्मेट बना लेना। फॉर्मेट के बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो मेन तत्व है, मेन फैक्ट है इस समय के, उसको आप वहां पर मेंशन करें। अब अगर बात करें अगले टॉपिक की, तो भक्ति और सूफी। तो भक्ति और सूफी से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए 2013, 2014, 2014 2 क्वेश्चन, 2017, 18 के बाद फिर से 18 2 क्वेश्चन ना। फिर उसके बाद देखिएगा 20 में, फिर उसके बाद 21 में। तो लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। सूफीवाद क्या है, ये पूछा गया है। भक्ति आंदोलन वह पौधा था जो प्राचीन भारत की भारतीय संस्कृति से पोषित हुआ और मध्यकालीन ऋतु में प्रफुल्लित हुआ, वर्णन करें। मतलब ये क्या था, प्राचीन भारत से इंस्पायर हुआ, जैसे बौद्ध और जैन धर्म आया था उनसे इंस्पायर हुआ, प्राचीन भारत में इसकी नींव रखी गई। लेकिन इसका जो प्रसार हुआ सबसे ज्यादा कब हुआ, मध्यकाल में। उस प्रश्न को समझना है और फिर उसके बाद लिखना है। तो इसके जो गुण थे वो कहाँ पर मिले हमको, मतलब इनके बीच कहाँ बोए गए, बौद्ध और जैन धर्म के समय। और फिर उसके बाद ये धार्मिक जब आंदोलन आया तो इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ, हमने कहाँ पर देखा, मध्यकाल में। तो वो पूरा आपको बताना है।
निर्गुण भक्ति के संतों का नाम लिखना है या उनके संदेश क्या थे। फिर दक्षिण भारत के अलवर और नैना संप्रदायों का वर्णन करना है आपको 10 नंबर में। चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों का नाम लिखना है। मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों के संबंध में संत कबीर जी के विचारों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। ठीक, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया है। और 2 प्रश्न है, सूफी सिद्धांतों का संक्षेप में समझाइए। फिर मीराबाई और रसखान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको उनके योगदान को बताना रहेगा। चैतन्य महाप्रभु जो आपके बंगाल रीजन से बिलोंग करते थे, उनके बारे में बताना है, जिनको गौरांग प्रभु भी बोला गया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये तो पूछे गए हैं। अब आपको देखना है क्या, संभावित प्रश्नों की सूची आपको देखना है। तो संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं? भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? दक्षिण भारत के प्रमुख भक्ति संतों और उनके दर्शनों का उल्लेख करें। जैसे था ना, शंकराचार्य जी ने क्या दिया था, अद्वैतवाद दिया था। ठीक है, वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध द्वैतवाद दिया था। तो हालांकि यहाँ पर दक्षिण बोला मैंने, वल्लभाचार्य जी का नाम लिख दिया। निम्बकाचार्य जी, ठीक है, रामानुजाचार्य जी, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, भक्ति एवं सूफी आंदोलन की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में शंकराचार्य जी की भूमिका के बारे में आपको बताना है। विभिन्न भक्ति और सूफी संतों का वर्णन करना है। तो इसको आप नहीं भी करेंगे चलेगा, भक्ति संतों का कर सकते हैं। जैसे कबीरदास जी के बारे में पूछ चुका है, आपको गुरु नानक जी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, और देख सकते हैं तो अभी निम्बकाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी बहुत ज्यादा अभी न्यूज में थे। याद होगा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थापित की गई है। तो आप रामानुजाचार्य जी पर एक टिप्पणी या लेख लिख सकते हैं। अष्टछाप का वर्णन करना है। तो अष्टछाप का जो निर्माण है वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी के द्वारा बनाया गया था। तो वह अष्टछाप में 8 प्रमुख इस समय के क्या थे, कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन थे, संत थे। उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना अष्टछाप करके। ठीक, अब बढ़ते हैं क्या अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्षेत्रीय भाषा में साहित्य का विकास। तो देखिए, अवधी भाषा के प्रसिद्ध 2 कवियों का नाम लिखना है। साथ ही साथ इस समय के प्रमुख इतिहासकार जो थे और साहित्यकार और उनकी रचना, अगर उनका नाम मिले तो ठीक है, नहीं तो इतना तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा कि किस क्षेत्र के कौन कौन से व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया था इस काल के दौरान। ठीक, बात करते हैं अगले टॉपिक का। तो अगला टॉपिक हमारा है शिवाजी से संबंधित, मतलब मराठों का अभ्युदय। तो शिवाजी जो है, मतलब मराठा जो है, हमको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। कैसे, एक तो शिवाजी का काल और दूसरा क्या रहेगा, पेशवा काल रहेगा। तो शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी, 2 नंबर में पूछा गया है। अब देखिए, अष्टप्रधान को 8 नंबर में पूछा गया 2018 में। 2018 में देखो, पद, नाम और दायित्व। तो मैंने एक जब प्रश्न पेपर एक डील किया था तो मैंने बताया था हमारे एक स्टूडेंट को 8 में से 8 अंक मिले थे। केवल क्या करने थे, नाम लिखने थे पद के और उनका दायित्व क्या होता था। ठीक, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के उत्थान का संक्षिप्त में क्या करना है, परिचय दीजिए और उनके लक्ष्यों, नीतियों और सफलता का मूल्यांकन भी करना था। हालांकि उस समय 20 नंबर में पूछा गया है, लेकिन अब इतने नंबर में तो पूछने की संभावना नहीं है, क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो चुका है। फिर मराठों के अभ्युदय के 4 कारणों का उल्लेख करें। फिर देखो, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है 16 के बाद 18 में, अभ्युदय के या उदय के 4 कारण लिखे। यहाँ स्वदेशमुखी और चौथ पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। मराठाओं के शासन काल में कर व्यवस्था, तो भाई वही तो है, चौथ और स्वदेशमुखी। वापस से वही क्वेश्चन, 20 में भी वही क्वेश्चन, 21 में भी क्वेश्चन। शिवाजी से संबंधित ज्यादा प्रश्न बचे ही नहीं है। ठीक है, हाँ, उनकी सैन्य व्यवस्था को लेकर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी नया डेवलपमेंट हुआ था कि भारतीय नौसेना का जो फ्लैग है उसको चेंज कर दिया गया है। और शिवाजी ने जैसा फ्लैग अपना बनाया था नौसेना के लिए, वैसे ही फ्लैग को यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है सैन्य व्यवस्था को लेकर, क्योंकि मध्यकाल में एकमात्र ऐसे शासक थे जिनकी खुद की नेवल शक्ति थी, खुद का नेवी था। और वो कौन थे, शिवाजी थे। कहा जाता है अगर शिवाजी अगर समुद्र किनारे रहने वाले होते तो वो तो यूरोप तक अभियान कर चुके होते, ऐसा भी बोला गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इनसे कैसे प्रश्न आपको प्रिपेयर करना है। शिवाजी के द्वारा की गई पुरंदर की संधि के बारे में बताना है, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था का वर्णन करना है, प्रमुख अभियान उन्होंने कौन कौन से किए हैं, मराठा और औरंगजेब के मध्य जो संघर्ष हुए वो, स्वदेशमुखी और चौथ, तो ये पूछा जा चुका है। पानीपत के तृतीय युद्ध का वर्णन करना है और मराठा काल में पेशवाओं के उत्कर्ष के क्या कारण थे आपको बताना है। मराठा शासन के पतन के प्रमुख कारण लिखना है। तो ये सारे प्रश्न जो है आपको रेडी करने हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य भारत के इतिहास जो हमारे यहाँ पर खत्म होता है। अब देखना है आधुनिक भारत से कैसे कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप ये समझ पाएंगे कि क्या प्रश्न है हमारे पास, कैसे आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे सिलेबस पर तो हमने चर्चा कर ली थी कि ये पूरा क्या था, सिलेबस था।
यूरोपीय का आगमन, फिर उनका विस्तार, फिर उनकी व्यवस्था, ठीक है, फिर रियासतों के साथ उनका संबंध कैसे रहा, ठीक, फिर नगरीय व्यवस्था कैसी थी, औद्योगिकरण कैसा था, फिर उसमें आप रेलों का विकास पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सारा टॉपिक हम पहले भी देख चुके हैं सिलेबस के बारे में। फिर धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद हमने ये पूरा देखा था कि 1857 की क्रांति, राष्ट्रवाद का उदय, ये पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने देख लिया है। जो याद रखना अंडरलाइन जो हुआ है वो क्या है, सिलेबस में नवीन टॉपिक है जो 2018 के बाद शामिल किया गया है। अब बात करें टॉपिक वाइज यहाँ प्रश्नों की, तो देखिएगा पहला जो आपका टॉपिक है यूरोपीय का आगमन और ब्रिटिश सर्वोच्चता। तो क्या लिखा हुआ है, भारत में फ्रांसीसी की असफलता के कोई 4 कारणों का उल्लेख करें। 2 नंबर में पूछा गया, कब, 18 में। फ्रांसीसी कंपनी का भारत में किन स्थानों पर प्रभुत्व स्थापित हुआ, मतलब वहां फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई। तो एकदम बेसिक ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, असफलता के कारण क्या थे, कहां कहां फैक्ट्री स्थापित हुई, ऐसे प्रश्न, ठीक है। अंग्रेजी शासन काल में आवागमन एवं संचार के साधनों के विकास में उद्देश्य क्या थे। तो आपको उद्देश्य बताना है। आवागमन, ये मतलब यातायात के लिए उन्होंने सड़कें बनवाई थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ के कच्चे माल को कहाँ, ब्रिटेन की ओर ले पाए। फिर आवागमन के लिए उन्होंने क्या किया था, रेलवे का विकास किया था। तो रेलवे के माध्यम से अधिक क्या कर सकते थे, कच्चे माल पोर्ट तक ले जा सकते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। संचार के लिए, अपनी सुविधा के लिए संचार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से सूचनाओं का प्रदान करने के लिए, ताकि यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण बहुत ही अच्छे से स्थापित हो सके, इसलिए क्या करते हैं, आवागमन और संचार का विकास करते हैं। समझ में आया, ठीक। अब अगर बात करें यहाँ पर संभावित प्रश्न कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो आगमन का क्रम, स्थापना का क्रम, अल्बुकर्क के बारे में बताना है, अल्फांसो अल्बुकर्क। फिर उसके बाद है भारत में पुर्तगालियों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन करें। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसको बोलते हैं शांत जल की नीति, ठीक है, इसको मैं शांत जल की नीति लिख देता हूं, शांत जल की नीति। तो ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है करके, तो ये आप पढ़ेंगे, ठीक। कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में डचों के योगदान को संक्षिप्त में बताना है। फिर डचों के पतन के प्रमुख कारण क्या है, डचों के आने से पुर्तगालियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये एक दूसरे से पर क्या इफेक्ट डालेंगे, आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। फिर बात करें और कौन से प्रश्न, सवाली का युद्ध क्यों और किन के बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन से फरमान प्राप्त हुए थे, तो आप पढ़ेंगे शाही फरमान, सुनहरा फरमान, शाही दस्तखत, ये पूरा आप पढ़ेंगे। डुप्ले के बारे में बताना पड़ेगा, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जिसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। और ये तो हालांकि टॉपिक भी है, ठीक, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के क्या क्या कारण थे, तो टॉपिक को उठाकर एक प्रश्न पूछ सकता है। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेगा इस टॉपिक से, क्योंकि वो सिलेबस का ही लिखा हुआ है, सिलेबस में ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारण, तो उसको मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। फिर बात करें अगर अगले टॉपिक का, तो युद्ध और विस्तार। तो यहाँ पर देखें बंगाल में द्वैत शासन से आप क्या समझते समझे, 2012 में पूछा गया है। अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए, 2013 में पूछा गया है। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध, तो 4 में, मतलब ये देखिए ये अवध के साथ क्या रिलेशन था, ये बंगाल के साथ क्या रिलेशन था। फिर बक्सर युद्ध और उसके परिणाम के बारे में बताना, 2017 में पूछा गया है। सूरत की संधि 2021 में पूछा गया है। तो सूरत की संधि जो है, जब पेशवा काल होता है ना, तो ये दूसरा संधि होता है, पहला संधि होता है। और ये जो संधि होता है ना, ये कौन करते हैं, सूरत की संधि, तो ये रघुनाथ राव करते हैं। किससे, बंबई प्रांत में जो रहने वाले अंग्रेज थे उनसे जाकर ये करते हैं, और बोलते हैं कि मुझे पेशवा बना दो, मैं आपको बहुत सारी रियायतें दूंगा करके। तो ये पूरा कहानी आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या इससे संभावित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पलासी के युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिशों का क्या प्रभाव पड़ा। फिर आगे देखेंगे बक्सर के युद्ध के पश्चात वे इलाहाबाद की संधि पर प्रकाश डालिए। आगे आप देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है क्या, टीपू सुल्तान के बारे में आपको बताना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या थी, टीपू सुल्तान की असफलता का कारण क्या था, आंग्ल मराठा युद्ध पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है, सूरत की शर्तें। तो देखिएगा जब मैंने ये प्रश्न श्रृंखला जब बनाया था ना, ठीक है, तो ये प्रश्न वहां पर मेंशन किया था। अगर 2020 का आप मेरा यही वाला ऐसे ही टॉपिक का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने प्रश्न दिया था, और ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो प्रश्न तो यहीं से आने हैं, ये मान के रखिए आप, प्रश्न जो है यहीं से आने हैं। अगर इतना प्रश्न के आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रेडी कर ले तो आपका मेंस में, हिस्ट्री में तो बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो है सूरत की संधि की शर्तें, ये रिपीट हो गया। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह पर टिप्पणी कीजिए, आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि पर प्रकाश डालिए। अब देखिएगा ये वाला जो प्रश्न है आपको पूछा जा सकता है, लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि में यहाँ पर आपको क्या होगा, समय दिया रहेगा,
क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तब आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, तो 45 से 46 याद रखना, ये 46 में हुआ था। और एक अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि ये हुआ था 1809 में। ठीक है, तो समय देगा भाई संधि के साथ, क्योंकि बहुत सारी संधि हुई, समय देगा और उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देखिए अगला टॉपिक जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, भू राजस्व। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ऐसा एक टॉपिक बना है। तो यहाँ से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिएगा 15 में, 16 में 2 प्रश्न पूछ दिया गया है, फिर 18 में 2 प्रश्न, 19 में फिर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय दस्तकारों का विनाश किया, स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति ने भारतीय दस्तकारों को क्या किया, विनाश किया। धन बहिर्गमन सिद्धांत क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ते हैं इस टॉपिक को। फिर स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। भारतीय या कृषि की वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। महलवाड़ी व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करना है। फिर ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था का दुष्परिणामों के बारे में आपको बताना है। तो ये जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, इसमें केवल आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखें, या मैं आपके सामने ही लेकर आने वाला हूं क्या, वर्ष 2018 से लेकर 21 तक के प्रश्नों का विश्लेषण, जिसमें हम देखेंगे किस प्रश्न का उत्तर में आपको क्या मेंशन करना था, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं संभावित प्रश्न यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रिटिश काल में भारतीय या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार की नीतियां बनाने के पीछे ब्रिटिशों की मंशा क्या थी, क्या मंशा मतलब कारण क्या थी इस प्रकार की नीति बनाने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको राजस्व मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो ये पूरा लिखना रहेगा। 8 नंबर के आसपास का ये प्रश्न है। फिर ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई, उनके कारणों के बारे में बताना है। तो भाई ब्रिटिश काल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे परिवर्तित हुई, ये आपको बताना है। फिर ब्रिटिशकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गुण और दोष को लिखे कि कैसे हुआ था भाई। फिर हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण क्या थे, भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाली। तो ऐसे भी प्रश्न आपको रेडी करने हैं। हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट करने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी या ब्रिटिशों की क्या मंशा थी, ये आपको बताना है। तो वही था हस्तशिल्प उद्योग, तो ब्रिटेन से जो तैयार वस्तुएं थी वो यहाँ के मार्केट में बिकनी थी। अब बिकेंगी तब जब यहाँ पर जो कुटीर उद्योग हो वो नष्ट हो जाए, क्योंकि भारतीय जो थे अपने देसी वस्तुओं को खरीदते थे, तो इनको पहले नष्ट किया जाए। तो उन्होंने अपनी वस्तुओं को बहुत सस्ते से सस्ते दाम में बेचा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार के जो वस्तुएं थे इनके एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो इनको अपना काम बंद करना पड़ा। और धीरे धीरे भारतीय की जो मानसिकता थी वो विदेशी वस्तुओं की तरफ ज्यादा झुकने लगी। आज भी हम यही सोचते हैं ना कि भाई बाहर से जो चीज आ रहा है उस पर हम ज्यादा रिलाई करते हैं। मान लो आपके सामने अभी भी ऑप्शन है, जैसे एक माइक्रोमैक्स का फोन है, एक चाइना का फोन है, ठीक है, रेडमी का फोन है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप माइक्रोमैक्स नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, रेडमी का फोन खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे क्या विदेशी वस्तु ज्यादा अच्छी है करके, बस एग्जांपल यही है। अब बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक क्या है, रियासतों के साथ क्या इनके संबंध रहे। फिर प्रशासनिक संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन, नगरीकरण, अर्थव्यवस्था कैसी थी, रेलों का विकास और औद्योगिकरण। तो यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजों की सुरक्षा घेरे की नीति क्या थी, तो प्रशासन नीति के अंतर्गत आ जाएगा। रेलों के विकास का उद्देश्य क्या था, देखना ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है ना। ठीक, फिर देखो ब्रिटिश शासन काल में रेलवे निर्माण में सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों को बताना है। तो एक हिसाब से यही तो है ना, रिलेटेड टॉपिक है। फिर देखो फिर से कि कर्जन के द्वारा रेलवे के विकास के लिए उठाए गए उपायों का वर्णन करें। तो देखिए इसी टॉपिक से आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल गए रेलवे के विकास से, 21 तक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अब देखिएगा प्रथम फैक्ट्री एक्ट, ये एक्चुअली ये होना चाहिए क्या, मजदूर जो आंदोलन हुआ है ना वहां पर का एक टॉपिक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट जो हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर भी औद्योगिकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को डाला हुआ है। भाई उद्योग स्थापित हुए तभी तो क्या हुए, एक्ट बनने लगे, फैक्ट्री एक्ट बनने लगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर रखा हुआ है। अगर बात करें संभावित प्रश्न यहाँ पर कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ये है अधीनस्थ संघ की नीति क्या है, रियासतों के साथ कैसे इनका क्या किया गया, प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है। समान संघ की नीति क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिशों का रियासतों के साथ संबंध पड़ेंगे ना, तो ये पूरा चीज वहां पर डिटेल में देखेंगे। फिर देखिएगा हड़प नीति को विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रिटिश सरकार का देसी रियासतों को शासन में विलय करने के पीछे क्या मंशा थी, उसका कारण बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार के लिए किन प्रयासों को किया गया, मतलब कौन से प्रयास किए गए, ये आपको बताना है। ब्रिटिश काल में जिला कलेक्टर की भूमिका आपको बतानी है। सोचिएगा ये सारा का सारा जो है पुलिस व्यवस्था और जिला कलेक्टर की जो बात कर रहे हैं हम, ये कॉर्नवालिस के समय से ही हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस के समय आपको पढ़ना ही है।
फिर उसके बाद अगर बात करें आगे और कौन से प्रश्न हैं, तो ब्रिटिश काल में अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा का विकास कैसे हुआ, औद्योगिकरण के विकास को समझाना है। दूसरा प्रश्न, औद्योगिकरण भारतीय समाज के किस प्रकार लाभकारी हुआ, तो भाई नगरों का निर्माण हुआ, एक नया वर्ग का उत्पन्न हुआ, मजदूर वर्ग, ठीक है, जिन्होंने अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। भारत में औद्योगिकरण से परंपरागत उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भाई परंपरागत जो उद्योग धंधे थे, ठीक, वो नष्ट हो गए, कुटीर उद्योग नष्ट हो गया, सब लोग उद्योगों में जाने लगेंगे काम करने के लिए, घर का काम छोड़ देंगे जो घर में वो करते थे। तो इस टाइप के प्रभाव आपको पढ़ने हैं, लेकिन विस्तार से पढ़ना है भाई। ये जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको मिनिमम 8 नंबर में ही, 8 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं है ये। आगे बात करें कि संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास पर 40 नंबर का प्रश्न पूछा जा चुका है। हालांकि अब 40 नंबर की प्रश्न नहीं पूछे जाने की संभावना है, ठीक, अब जो है, अब ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप महत्व को जरूर याद रखें। देखिए यहाँ पर आपको ना प्रावधान नहीं पूछा है, पूछा क्या है, महत्व, कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो महत्व बताना है। तो आप यहाँ पर प्रावधान और महत्व, उनका महत्व ये जरूर याद करिएगा, ठीक है। हालांकि आप इसको संविधान में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको पूछेगा यहाँ प्रश्न कहाँ से, इतिहास में ही पूछेगा, क्योंकि इतिहास के सिलेबस में मेंशन है संवैधानिक विकास, ठीक। फिर आपको बताना है 1858 में महारानी की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदु कौन कौन से, उनका उल्लेख करें, उनका महत्व बताएं। ये पूछा गया है क्या, 2017 में 10 नंबर में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें आपके जितने भी सुधार आंदोलन हिंदू धर्म से संबंधित हुआ यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे ब्रह्म समाज के बारे में लिखा गया है, और 2014, 2015, 2016, 2019, 20, 21, मतलब लगातार यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। ब्रह्म समाज के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखे, फिर रामकृष्ण मिशन के गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है, एकदम फैक्चुअल डेटा। राजा राम मोहन राय के निधन के पश्चात ब्रह्म समाज का आगे और क्या विभाजन हुआ, तो आप देखेंगे पहले आएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, फिर इसके बाद कौन आएंगे, केशव चंद्र जी, दोनों के दोनों विभाजन हो जाएंगे, और फिर केशव चंद्र जी के समय फिर से एक बार विभाजन होगा। तो वो विभाजन आप पढ़िएगा, कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का मुख्य सार क्या था, फिर महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना के उद्देश्य, तो सत्यशोधक समाज फिर से पूछा गया है। अब सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, ज्योतिबा फुले जी ने। तो वहां से वेट करके एक बार और क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, उनके उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य शब्द का लिखना है, ठीक है, उद्देश्य के बारे में, और जो संस्थापक थे उनके बारे में लिखना है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर जो प्रश्न है वो कैसे पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय जागरण में राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्म समाज के कार्यों को उल्लेख करना है, भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज के बारे में बताना है, फिर वही आत्माराम पांडुरंग और प्रार्थना समाज के बारे में बताना है, ठीक। एक प्रश्न ये बन सकता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में महादेव गोविंद रानडे तथा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भूमिका का वर्णन करना है आपको, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में बताना है। ये प्रश्न शामिल तो किया है, अब आने की संभावना कम है, क्योंकि 2 साल पहले, इस 2-3 साल पहले 2019 में भी क्या था, ये काफी ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है। और जैसे अभी एज भी किया जाने वाला है, लड़कियों की जो आयु है ये मुख्य रूप से बालिका शिक्षा से संबंधित है, और विवाह की आयु बढ़ाने में भी इनका योगदान था। महिलाओं की आयु जो है, स्त्रियों की आयु जो है, वो विवाह की आयु जो है बढ़ जाए, 16-17 आयु जो थी उसको मतलब और बढ़ाया जाए ऐसा। तो अभी भारत सरकार विचार करेगी कि जो विवाह की आयु है वो उसको 21 वर्ष किया जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो ये जो थे व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका योगदान तो बहुत है इस क्षेत्र में, तो वहां से प्रश्न ऐसा पूछा आपको जा सकता है। अब बात करें अगले टॉपिक की ओर, तो आप देखेंगे 1857 की क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिएगा एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, तो राष्ट्रवाद के उदय में एक पढ़ते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो। फिर 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह का योगदान आपको बताना है। 1857 की क्रांति में भक्ता खां का योगदान, तो देखिए कितना वर्ष हुआ है, 3 ही वर्ष हुआ है, उसमें आप लगातार यहाँ पर प्रश्न देख रहे हो। 16 में प्रश्न पूछा गया है, 12-13 में, फिर आप देखते हैं क्या 15 में प्रश्न, 16 में, 20 में, फिर उसके बाद आप आगे भी देख रहे हैं 20 में एक और प्रश्न पूछा गया, मतलब कई प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से, दोनों टॉपिक से। फिर इसके बाद देखा 1857 के विद्रोह स्वरूप और उसके चरित्र का वर्णन करें, अज़मुल्ला खां की भूमिका को आपको बताना है। फिर क्या बोला है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है भारत मतलब 1857 की क्रांति की असफलता की किन्हीं 3 प्रमुख कारण का वर्णन करना है। तो 4 नंबर में पूछा है, 3 कारण को अच्छे से एक्सप्लेन करना है।
अब बात करें संभावित प्रश्न, तो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है बताइए। राष्ट्रवाद के उदय का कारण पूरा विस्तार में पढ़ लीजिए, तो वैसे ही इल्बर्ट बिल आपका आया था, इल्बर्ट बिल आपका कंप्लीट हो जाता वहां पर। फिर राष्ट्रवाद के उदय में भारतीय समाज की भूमिका को समझाइए, भारतीय समाज की इसमें क्या भूमिका थी। फिर 1857 की क्रांति के परिणामों और प्रभावों का वर्णन करें, और प्रमुख नेतृत्वकर्ता पर आधारित प्रश्न, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ही है, बख्त था, अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला खां, तो ये प्रश्न जो है आपको प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सुरक्षा नलिका की सिद्धांत, मतलब ये था ना सेफ्टी वर्क थ्योरी, तो ये सेफ्टी वर्क थ्योरी आपको समझाना था कितने नंबर में, 8 नंबर में। कब, 2014 में पूछा गया था। 2015 में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की भूमिका क्या थी, 2 नंबर में पूछा है। फिर गर्मपंथी राजनीति की कार्यप्रणाली का वर्णन करें, 2016 में। तो पढ़ते हैं ना गर्मपंथी नरमपंथी, ठीक है, तो उसमें आपको गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों को बना के रखना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नरमपंथी राजनीति की कार्यप्रणाली के बारे में आपको बताना है। फिर बात करें अगर अभ्यास, तो यहाँ पर कौन कौन से आपको प्रश्न डील करने हैं, तो होगा क्या, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे, किन कारणों से इसका निर्माण हुआ था। फिर भारतीय उदारवादी और उग्रवादी के कार्यों के मध्य आपको अंतर करना है। ठीक है, एक प्रश्न तो हमने देख ही लिया है, नरमपंथी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में अंतर देख लो, उनकी कार्य पद्धति में कैसे अंतर थे। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी धारा के योगदान, तो हमने पहले पढ़ा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्यप्रणाली, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर इनकी भूमिका को बताना है, सॉरी, यहाँ पर आपको बताना है उनके योगदान को बताना है। तो वहां कार्यशैली आपने देखा, यहाँ पर उनके योगदान को बताना है। फिर उदारवादियों के प्रमुख कार्यों और उपलब्धि, तो यही है उदारवादी, तो इसको उग्रवादी के लिए भी लिख सकते हैं ये प्रश्न। अब बढ़े अगर अगले टॉपिक की हो, तो अगला टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो ये दोनों टॉपिक से भी काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे बंगाल विभाजन के महत्व को बताइए, स्वदेशी आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए, फिर भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। अब ये भारत का विभाजन जो है, हालांकि ये हमको पढ़ना है सबसे लास्ट में, ठीक है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, बंगाल विभाजन के साथ ही होती है, बंगाल विभाजन के साथ। तो ये जो टॉपिक है दोनों ही स्थान पर सही फिट होंगे, सबसे लास्ट में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो 2013 में इसको 20 नंबर में पूछा गया था। स्वदेशी आंदोलन के महत्व को बताइए, तो यहाँ पर भी ये प्रश्न जो है 8 नंबर में पूछा गया 2020 में। फिर संभावित प्रश्नों की अगर बात करें, तो इसमें कर्जन ने बंगाल विभाजन क्यों किया, उसका कारण स्पष्ट कीजिए, ये बताना है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको बताना है, स्वदेशी आंदोलन का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, ये सब समझ में आ रहा है। तो आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारे सामने वो क्या है, सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग और भारत किस प्रकार विभाजित होगा वो आपको पूरा यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो एक प्रश्न यहाँ पर पूछा भी गया 2017 में, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस की 16 मई 2046 को कैबिनेट मिशन की योजना पर क्या क्या प्रतिक्रिया थी। तो कैबिनेट मिशन योजना पर क्या प्रतिक्रिया थी, तो दोनों का उद्देश्य आपको बताना है। ठीक, तो कैबिनेट मिशन किस लिए आया था, 2 काम थे, अंतरिम सरकार का गठन करना और दूसरा संवैधानिक विकास हेतु एक संस्था का निर्माण करना, मतलब संविधान सभा का गठन करना। तो इस पर इन्होंने क्या क्या प्रतिक्रिया दी, ये आपको बताना है। भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास में किन प्रमुख संगठनों ने योगदान दिया है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ये भी बताना है। फिर क्या कारण था कि अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, पता चलेगा, प्रतिनिधित्व नहीं था ना, तो इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में कोई प्रत्यक्ष बहुमत हासिल किया था। जो अंतरिम सरकार बनता वहां भी मुस्लिम लीग जो थे 1-2 सीट ही प्राप्त करती, और जो संविधान सभा जो बन रहा था उसमें केवल उनको 73 सीटें मिल रही थी, और कांग्रेस के पास लगभग 208 सीटें थी। तो सोचेगा अकेले ही कांग्रेस को पूरा का पूरा जो है कानून बना सकता था। ठीक, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, शामिल नहीं हुआ था, ना तो अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं, ना तो आपके संविधान सभा में। बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक जो है क्रांतिकारी आंदोलन है। तो जो काकोरी षड्यंत्र केस है ना, इसी को 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये 2 नंबर में पूछा गया है। फिर गदर आंदोलन का भारतीय इतिहास पर महत्व को बताना है। फिर उसके बाद है गदर पार्टी के विषय में आप क्या जानते हैं, देखिए 12 में, फिर उसके बाद 13 में, समझ में आ रहा है। फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, कितने नंबर में पूछा, 8 नंबर में 2014 में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कौन थे, तो ये आप पढ़ेंगे मुजफ्फरनगर षड्यंत्र केस जो होगा उससे संबंधित रहेंगे। फिर कामागाटा मारू जहाज की वीरतापूर्ण घटना का उल्लेख कीजिए, पढ़ते ही हम 1914 में जो होता है।
फिर मेरठ षड्यंत्र केस, ये जब आप पढ़ेंगे भारत में वामपंथी आंदोलन, वहां पर की ये घटना है मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है, अब आगे अगर बात करें कि कौन सा प्रश्न और पूछा गया, तो काकोरी कांड पर एक नोट लिखे, 2017 में 4 नंबर में पूछा गया है। फिर देखिए 2000 आगे काकोरी है ना, ये वापस से काकोरी ही ध्यान, काकोरी क्रांतिकारी घटना का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए क्रांतिकारियों का दमन पर प्रकाश डालना, तो 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें काकोरी को लेकर, तो काकोरी जो है एक बार यहाँ पर पूछा जा चुका है और 2 बार यहाँ पर पूछा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो 15 नंबर में पूछा गया है, 8 नंबर में नहीं 15 नंबर में। तो आपको कैसे डील करना है, वेरिएशन देखिएगा, 2 नंबर में भी वही क्वेश्चन है और 15 नंबर में भी वही क्वेश्चन है। अब बात करें संभावित प्रश्नों की, तो संभावित प्रश्न में क्या क्या आ सकते हैं, काकोरी घटना क्या थी, तो वापस एक क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, चिटगांव षड्यंत्र केस भी पढ़ सकते हो। ठीक, चिटगांव षड्यंत्र केस पढ़िएगा। अलीगढ़ मुजफ्फर षड्यंत्र पर प्रकाश डालिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता है, ये HSRA ऐसा भी लिख सकता है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर सूर्यसेन का उल्लेख करते हुए चटगांव षड्यंत्र या शस्त्रागार कांड के बारे में बताइए, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था। फिर गदर पार्टी का ये संक्षिप्त टिप्पणी, तो ऑलरेडी इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये सारे प्रश्न जो है छोटे छोटे, ये आप प्रिपेयर जरूर करिएगा। फिर अगर बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक जो है आपका होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन में क्या है, होम रूल लीग आंदोलन का प्रेरणा स्रोत क्या था, ये आपको बताना है, 2 नंबर में पूछा गया था। एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों के नाम लिखे। अब ये टॉपिक हालांकि यहाँ का नहीं है, लेकिन एनी बेसेंट जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको इसी अभियान में दिखाई देती है होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, इसलिए मैंने ये प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है। फिर होम रूल लीग आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। भाई स्वयं के लिए, स्वयं पर शासन करने के लिए अधिकार प्राप्त करना था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदानों को रेखांकित कीजिए। तो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया, वो भी 8 नंबर का। तो इस प्रश्न को भी यहाँ पर लिखने का उद्देश्य है कि मुख्य रूप से लीडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, इसलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे देखें इससे कैसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, होम रूल लीग आंदोलन के उद्देश्य क्या कारण थे, होम रूल लीग आंदोलन में तिलक की भूमिका को बताना है, होम रूल लीग आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए। ऐसा प्रश्न आप छोटा मोटा लिख सकते हैं, साथ ही साथ एनी बेसेंट जी का योगदान भी आप लिखना है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, तो गांधीवादी जन आंदोलन। तो इसमें तो बहुत सारे प्रश्न आप देखने वाले हैं, बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, जैसे बारदोली सत्याग्रह, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, चंपारण आंदोलन में गांधी जी की, महात्मा गांधी की क्या है भूमिका क्या थी। फिर उसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से के समक्ष 11 सूत्री मांग में क्या मांग रखी थी, ये आपको पूछा है, तो 11 सूत्री मांग आपको लिखना पड़ेगा। फिर नेहरू कोड भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रवादियों का प्रमाणित दस्तावेज है, इसका क्या करना है स्पष्ट कीजिए। तो भाई पहला प्रयास था भारतीयों के द्वारा कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, और 1928 में केवल कुछ ही महीनों में ये काम करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारतीयों के लिए। अगर बात करें कि और कौन सा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, तो गांधी जी के प्रारंभिक किसान आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो भाई 2 आंदोलन है, जैसे कि कौन सा आपका चंपारण और खेड़ा, इन दोनों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। फिर क्या है बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह वापस से रिपीट हो गया है, अगर आप ध्यान दें तो 2012 में ही प्रश्न आ चुका है। अब उसके बाद क्या देखना है, 2012 के बाद अब देखना है 2020 में भी प्रश्न, तो कई प्रश्न तो आपको रिपीट होने वाले हैं। फिर देखिए असहयोग आंदोलन के असफल होने का क्या कारण था, ये बताना है। फिर उसके बाद बताना है सांप्रदायिकता या कम्युनल अवार्ड क्या था, व्याख्या कीजिए। 15 नंबर में पूछा है 2021 में, तो सोचिएगा यही सारे जो आंदोलन है गांधी जी से संबंधित, ये आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे खासे नंबर में पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे पूछे गए हैं यहाँ पर। फिर बात करें संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, तो रोलेक्ट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन की समस्या क्या थी, है ना। फिर उसके बाद क्या है असहयोग आंदोलन क्या था, इसके प्रभाव लिखिए। स्वराज पार्टी का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, उनका महत्व लिखिए। दांडी यात्रा का महत्व लिखिए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन को प्रारंभ करने के पीछे क्या क्या कारण थे, ये आपको बताना है। इरविन, गांधी इरविन समझौता किन परिस्थितियों में, इसकी शर्तें लिखिए। तो ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और कुछ प्रश्न देखिएगा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, इसके क्या प्रभाव हुए। आपने पढ़ा है सांप्रदायिक पंचायत, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो भी 15 नंबर में। पूना समझौता भी आपको पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर की भूमिका को बताना है। नेहरू कोड ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आया था नेहरू कोड के बारे में 4 नंबर में। तो नेहरू कोड भी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। नेहरू कोड के प्रमुख प्रावधान क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का वर्णन करें, क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को बताते हुए भारतीय प्रतिक्रिया को आपको बताना है। तो
इतने प्रश्न हमने देखे हैं अभी तक। अब देखते हैं अगला टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को बताना है, ठीक, 12 नंबर में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने की उत्तरदायी परिस्थितियां क्या है। फिर अभी अभी प्रश्न पूछा है 2021 में चित्तू पांडे के बारे में बताना है। तो चित्तू पांडे कौन थे? तो चित्तू पांडे जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, समानांतर सरकार की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। तो ये बताना रहेगा, ठीक। तो काफी बड़े बड़े प्रश्न यहाँ से पूछे गए। देखिए 15 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का, अगर ये प्रश्न वापस आया तो फिर से ये क्या है 15 नंबर या 8 नंबर का पूछ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकता है। छोटे छोटे कारण जो है, क्रिप्स मिशन की सफलता, गांधी जी के परिवर्तित विचार, मतलब महंगाई, बढ़ी हुई महंगाई, ठीक है, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, साथ ही साथ जापानियों का भारत पर हमला करना। इस समय तक जापानियों ने तो कलकत्ता और तमिलनाडु में बम भी बरसा दिए थे, तो इस कारण गांधी जी के परिवर्तित विचार भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणाम को बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन का दलीय प्रतिक्रिया क्या थी, किस दल ने क्या कहा था, ये आपको बताना है। और भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के कारणों की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आपने पढ़ा है कैप्टन मोहन सिंह क्या थे, इसके संस्थापक थे। फिर उसके बाद अगर देखें कि निम्नलिखित का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रेखांकित कीजिए। 40 नंबर पूछा है। देखिए क्या था, सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व लिखना है, आजाद हिंद फौज का योगदान और आजाद हिंद फौज के सेना अधिकारियों पर मुकदमा और उनके परिणाम। तो ये आपको ये बताना है, लाल किले पर मुकदमा जो चला था, आजाद हिंद फौज ने कौन कौन सा अभियान किया है। तो सिंगापुर में कौन सा अभियान, फिर आपने देखा भारत पहुंचने के लिए जो इनका कोहिमा अभियान था वो, फिर इन्होंने क्या किया था, अंडमान निकोबार पर अभियान किया था, वहां शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का निर्माण किया था, ये आपको बताना रहेगा। फिर उसके बाद देखिएगा 2019 में क्या प्रश्न पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना में मोहन सिंह की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अब देखिए पहला टॉपिक, मतलब पहला जो क्वेश्चन है वही रिपीट हो गया यहाँ पर। तो बोलने का मतलब ये है, अगर 2012 से लेकर 21 तक के सारे प्रश्न अगर आपने रेडी कर लिए तो निश्चित तौर पर जो है आपको मेंस में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, जिसके आपकी पहले से तैयारी रहेगी और बहुत ही अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं वहां पर। अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, संभावना किनकी है, तो आजाद हिंद फौज का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा या क्या भूमिका रही, आजाद हिंद फौज में से संबंधित प्रमुख संस्थाओं और नेताओं का नाम लिखिए। आजाद हिंद फौज के तहत रंगून में हुई घटना के बारे में बताना है। फिर आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे का वर्णन करना है। तो मुकदमे को अलग से भी पूछ सकता है, हालांकि 40 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, कि सेनाधिकारी पर जो मुकदमा हुआ था और उसका परिणाम, तो ये वही प्रश्न है, ठीक। तो ये भी आपको क्या है, प्रिपेयर करना हो सकता है। अगर बात करें स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, तो एक प्रश्न है माउंटबेटन योजना के संबंध में जानकारी दीजिए। तो 2021 में पूछा गया है। अब देखिए ये टॉपिक देखिए और ये प्रश्न देखिए। फिर माउंटबेटन योजना क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ये प्रश्न, ठीक है, वही क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के गुण दोष लिखिए और फिर क्या लिखा हुआ है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। अब ये कब आया था 1947, तो याद रखना जुलाई में आया था, जुलाई 1947 में आया था, ठीक। अब बात करें रियासतों का विलीनीकरण, तो रियासतों के विलीनीकरण में आप देख सकते हैं सरदार पटेल का योगदान लिखना है। 15 में पूछा था, 2015 में 8 नंबर में। फिर बटलर समिति का योगदान या क्या कारण था, तो ये क्या है आपका 2020 में पूछा गया था 4 नंबर के लिए। फिर संभावित प्रश्न क्या बन सकता है, हैदराबाद कश्मीर जूनागढ़ के एकीकरण की कठिनाइयां क्यों हुई, इसका वर्णन करना है। समझ में आया? तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया, काफी सारे प्रश्न देख लिए हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, किसान एवं मजदूर आंदोलन। तो किसान और मजदूर आंदोलन में क्या हो जाएगा, किसान आंदोलन से संबंधित क्या है, नील, पाबना, चंपारण, बारदोली। तो बारदोली से तो आ चुका है क्वेश्चन आपका। फिर देखते हैं जनजाति से सांथाल, मुंडा, कोल, मोपला, ये आ सकता है। जनजातीय आंदोलन होने के कारण को स्पष्ट करें, ये आपको पूछा जा सकता है। तो अब ये जो टॉपिक है मुसलमानों सुधार आंदोलन, तो इससे कैसे प्रश्न पूछा गया है 2018 में, देखिएगा अलीगढ़ आंदोलन का विस्तृत वर्णन करते हुए इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। 15 नंबर में पूछा गया, मतलब आपको बताना है मुस्लिम सुधार आंदोलन में इसका योगदान क्या हुआ, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे और इसका प्रभाव क्या हुआ, ठीक। ये पूरा बताएंगे तो आराम से 15 नंबर में हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में देवबंद शाखा का क्या योगदान है, आप देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इसके अलावा और कौन सा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, वहाबिया और अहमदिया आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया है, प्रश्नों की पूरी श्रृंखला देख ली है। 2012 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वो सब हमने देख लिया है। अब आपका उद्देश्य ये है कि आप देखें 2018, 19, 20 और 21 के प्रश्न। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं 2018 में यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, मतलब कैसे इसमें अच्छे से अच्छा आंसर लिखा जा सकता था। जैसे 2018 मुख्य
परीक्षा का पेपर देखते हैं खंड 1। इसमें 8 प्रश्न आपको दिख रहे हैं जिसमें 2-2 नंबर में आपको लिखना है। जैसे लोथल का महत्व लिखिए, बौद्ध और जैन धर्म में 2 अंतर और 2 समानता, वरुण देव का महत्व बताइए, तुर्काने चहलगामी क्या है, फ्रांसीसियों की असफलता का कारण लिखना है, दीन इलाही धर्म के 4 सिद्धांत लिखना है, चिश्ती संप्रदाय के क्या करना है, 4 संतों के नाम लिखने हैं, मराठों के अभ्युदय के 4 कारण लिखना है। तो देखिएगा ये सारे के सारे हैं। अगर पूरा पेपर अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ये सारा का सारा जो है आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक, विजयनगर में नारियों की स्थिति, वाणिज्यिक खेती से आप क्या समझते हो, फिर उसके बाद भारत में विभाजन को क्यों स्वीकार किया, ये भी एक प्रश्न है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, अगला जो है चौथा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई रिंग फेंस की नीति के बारे में आपको बताना है। महलवाड़ी है ना, ये महलवाड़ी व्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है, अगर आप टॉपिक वाइज अगर जाकर प्रिपेयर करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, डील करेंगे, और जो मैंने प्रश्न यहाँ पर संभावित दिए हुए उतना मतलब मोर देन इनफ, बहुत सारा है। केवल शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। ठीक है, क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या था प्रावधान था, क्या नेगेटिव पॉइंट था, ये सब। अब अगर बात करें 8 नंबर में कौन से प्रश्न पूछे गए, तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल पद नाम और उनके दायित्व का उल्लेख, मैंने बोला था 8 में 8 मिला था। ठीक, फिर मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों के संदर्भ में कबीरदास जी के विचारों पर प्रकाश डाली, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर दलितोद्धार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका के बारे में आपको बताना है। ठीक, वही 15 नंबर में क्या पूछा गया है, एक पूछा गया है क्या, अलीगढ़ आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है क्या, समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार का 2018 का प्रश्न पत्र है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, लगभग 3 से 4 वीडियो बनेंगे अभी इतिहास को लेकर, जिसमें आप देखेंगे 2018 में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, 19 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, 20 में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और 21 में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को कैसे लिखा जाए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकते थे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इतना ही लेकर आए हैं, अगले वीडियो में और प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।